गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गर्भगृह में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति, 4 घंटे चली पूजा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। 4 घंटे तक चली पूजा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति नृत्य मंडप में पहुंची। विधि विधान से रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले अयोध्या नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। भगवान राम तथा उनके धनुष एवं बाणों को चित्रित करने वाली कलाकृतियों से सुसज्जित फ्लाईओवर पर लगी स्ट्रीट लाइट और पारंपरिक राम नंदी तिलक विषय पर आधारित डिजाइन वाले सजावटी लैंप पोस्ट चारों ओर छटा बिखेर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव, सरयू में स्नान करके पैदल मंदिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल दोस्तों, सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री को सुबह 11 बजे तक हर हाल में राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना है। इसको देखते हुए पीएम 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी की सुबह पीएम मोदी सरयू में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घाट से 200 मीटर दूर स्थित नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। घाट से नागेश्वर महादेव तक पीएम पैदल जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन हुई जारी। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए है। मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वादे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वडोदरा हादसा, 15 की नाव में 27 हुए सवार, पलटने से 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत। जी हां दोस्तों, वडोदरा की हरणी झील में सैर पर निकले छात्रों की एक नाव पलट गई, जिसमें 12 छात्रों समेत 2 अध्यापकों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 अन्य छात्र घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 7 छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव में 4 शिक्षकों समेत 23 बच्चे मौजूद थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग अभी भी लापता हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्र हरणी झील में स्कूल ट्रिप पर आए थे और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर समेत आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया। 6 छात्रों को झील से निकाला गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश, शराब मीट नहीं बिकेगा। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इस दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसको लेकर सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें। इसके अलावा 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश रहेगा। वहीं दोस्तों, 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। अब तक 5 राज्यों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इनमें यूपी, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 18 जनवरी को होगी, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश को लेकर फैसला होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आकाशा ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। इससे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी एयरलाइन। अभी आकाशा के पास 22 विमानों का बेड़ा है।
जी हाँ दोस्तों, अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए बजट एयरलाइन आकाशा एयर ने बोइंग को 150 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर में 737 मैक्स 10 और 737 मैक्स 8 से 200 जेट का संयोजन शामिल है। आकाशा के ऑर्डर में मैक्स 9 वर्जन शामिल है या नहीं, इसकी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में अलास्का एयरलाइंस के केबिन पैनल ब्लो आउट की घटना के बाद मैक्स 9 एयरक्राफ्ट को एयरलाइंस ने ग्राउंडेड कर दिया था। आकाशा एयर के फाउंडर और सीईओ विनय दुबे ने कहा है कि यह बड़ा और ऐतिहासिक विमान ऑर्डर आकाशा को इस दशक के अंत तक दुनिया की टॉप 30 लीडिंग एयरलाइनों में से एक बनने की राह पर ले आया है। हमारे बेड़े में इन विमानों से जुड़ने से हमें अपनी ऑपरेशंस स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम जल्द ही अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर 10 में से एक शख्स हो रहा लीवर रोग का शिकार, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। जी हां दोस्तों, एक खतरनाक बीमारी हमारे बीच पनप रही है जिसका नाम है लीवर डिजीज यानी कि जिगर की बीमारी। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर 10 में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह है कि इसके लक्षण जब तक सामने आते हैं तब तक काफी देर पहले से ही हो चुकी होती है। ब्रिटिश लीवर ट्रस्ट यूके द्वारा किए गए एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस ट्रस्ट ने देश भर में 20 से ज्यादा शहरों में अपने लीवर चेकअप रोड शो का आयोजन किया, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 10% लोगों के लीवर स्कैन में संभावित लीवर रोग के संकेत मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किराए के सामान पर अमेरिका होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। इस साल जून के महीने में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर आईसीसी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि टूर्नामेंट होस्ट करने वाला अमेरिका अस्थायी तैयारियां करेगा, जिसमें पिच मेलबर्न से तो दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लॉस वेगास से लाई जाएंगी। अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे एडिलेड ओवल क्रिएटर डेमियन हफ तैयार करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्रॉप इन पिचें ऐसी पिचें होती है जिन्हें मैदान से कहीं अलग बनाया जाता है और बाद में लाकर मैदान पर बिछा दिया जाता है। इसके अलावा टूर्नामेंट में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए 34,000 दर्शकों की क्षमता वाले अस्थायी गैलरी बनाई जाएगी और इस्तेमाल के बाद उसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट में गवाह ने यासीन मलिक को पहचाना, कहा मलिक ने ही वायुसेना के 4 जवानों पर गोली चलाई थी, 40 नागरिक भी घायल हुए थे। जी हां दोस्तों, JKLF प्रमुख यासीन मलिक ने बंदूक निकाली और भारतीय वायुसेना के जवानों पर गोलियां चला दी। यह बात स्पेशल सीबीआई कोर्ट को उस चश्मदीद ने बताई है जो 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के वक्त मौजूद था। यह गवाह पूर्व IAF कॉर्पोरल राजदार उमेश्वर सिंह है, जो उस आतंकी हमले में बच गए थे। उमेश्वर ने कोर्ट रूम में मलिक को पहचानते हुए हमले का मेन शूटर बताया। इस पेशी में यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था। मलिक यहां टेरर फंडिंग केस में आरोपी होने के कारण 2019 से कैद है। NIA के इस केस में 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। वहीं दोस्तों 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 लोग मारे गए थे और 40 लोग घायल हो गए थे। वायुसेना के जवान ड्यूटी जाने के लिए पिकअप का इंतजार कर रहे थे, तभी वे इन आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी की सद्भावना रैली पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, बीजेपी की मांग पर कोर्ट ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को संप्रीति रैली यानी कि संभावना रैली को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को राहत दी। कोर्ट ने रैली पर रोक लगाने की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने बीजेपी पर निशाना साधा। TMC ने कहा कि यह बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। पार्टी के प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि हम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। यह उन बीजेपी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो इसे रोकने के लिए कोर्ट गए थे। यह बीजेपी के सांप्रदायिक मंसूबों पर जनता की जीत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में मची भगदड़, लहूलुहान महिला ने गोरखपुर पुलिस पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी में गोरखपुर जिले के बडहलगंज कस्बे में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा सुना रहे थे। इसमें भारी भीड़ उमड़ रही थी। कथा के दूसरे दिन यानी कि 18 जनवरी को लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच पांडाल के एक हिस्से में भगदड़ मच गई। इस दौरान एक महिला का सिर फट गया, वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। घायल अवस्था में महिला को उसके साथ की महिलाएं पांडाल से बाहर ले गई। इस दौरान वो पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए जा रही थी। महिला रोते हुए कथा स्थल से बाहर जा रही थी। पुलिस वालों पर पिटाई करने का आरोप लगा रही थी। घायल महिला का नाम अर्चना है, जो बडहलगंज कस्बे की ही रहने वाली है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स लिखने के पीछे का बताना होगा कारण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, कहा इन दवाओं को ज्यादा बढ़ावा न दें। जी हां दोस्तों, एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS ने भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशंस को लेटर लिखा है। इसमें फार्मासिस्ट से अपील की गई है कि वे एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बिना न दें। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGHS ने लेटर में डॉक्टरों से अपील की है कि वे एंटीबायोटिक दवाओं को ज्यादा बढ़ावा न दें और आदेशों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करें। अगर मरीज लोग एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दे रहे हैं तो इसका कारण भी बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स 313 अंक गिरकर 71,186 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 109 अंक फिसला। 2 दिन में 11% से ज्यादा गिरा HDFC बैंक का शेयर। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 18 जनवरी को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 313 अंक की गिरावट के साथ 71,186 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 109 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यह 21,462 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। पावर, IT और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। NTPC और HDFC का शेयर 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं L&T माइंट्री के खराब नतीजों के बाद इसके शेयर में 10.73% की गिरावट देखी गई। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में सन फार्मा, टेक महिंद्रा और सिप्ला रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में LTI माइंट्री, NTPC और HDFC बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कल्पना भी नहीं कर सकते हवाई यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमीन पर खाना खाया तो बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि विमान को पार्किंग स्टैंड क्यों आवंटित नहीं किया गया। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जब मुंबई एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों को जमीन पर बैठे और खाना खाते हुए देखा गया था। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि हवाई यात्रियों का टरमैक पर खाना खाना अस्वीकार्य, शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से इंडिगो पर 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद आया है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी मुंबई हवाई अड्डा अथॉरिटी की खिंचाई की और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य। EPFO ने जारी किए दिशा निर्देश, आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। EPFO ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के आदेश के बाद लिया है। 22 दिसंबर 2023 को UIDAI ने निर्देश जारी कर कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं है। UIDAI ने कहा था कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को अब हटा दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NHPC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, इससे 2300 करोड़ रुपए खजाने में आएंगे। 19 जनवरी को रिटेल इन्वेस्टर 66 रुपए प्रति शेयर पर बोली लगा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, पावर प्रोड्यूसर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC में सरकार अपनी 3.5% स्टेक बेचेगी। सरकार इन शेयरों को 66 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बेचकर करीब 2300 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने दी है। यह ऑफर 2 दिन तक खुला रहेगा। रिटेल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह खुला रहेगा। पहले दिन यानी कि 18 जनवरी को केवल नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स शेयरों की बोली लगा सकते थे, लेकिन आज यानी कि 19 जनवरी को रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोली लगा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 सीरीज खत्म, 2 दिन के ब्रेक पर टीम इंडिया 20 को हैदराबाद में एकजुट होंगे खिलाड़ी, टेस्ट सीरीज की करेंगे तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच बेहद रोमांचक रहा। मेजबान टीम इंडिया ने दूसरे सुपर ओवर में इस मैच को जीतकर अफगानिस्तान का सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। रोहित शर्मा एंड कंपनी अब इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। टेस्ट स्क्वाड में शामिल भारतीय खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाद 2 दिन का आराम मिला है। इनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित कई खिलाड़ी शामिल है। ये सभी खिलाड़ी 20 जनवरी को हैदराबाद में एकजुट होंगे, जहां इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी
करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में आज रही गिरावट, 62,000 के नीचे आया सोना, चांदी 71,000 पर आई। कैरेट के हिसाब से जान लीजिए कि कितने हैं सोने चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के दामों में 18 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 295 रुपए सस्ता होकर 61,982 रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों 18 कैरेट सोने का भाव 46,487 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज मामूली गिरावट देखने को मिली। यह 116 रुपए सस्ती होकर 71,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले यह 71,191 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यमन के पास एक और जहाज पर ड्रोन अटैक, इस पर सवार 22 में से 9 क्रू मेंबर्स भारतीय। इंडियन नेवी ने युद्धपोत भेजा। जी हां दोस्तों, अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके बाद जहाज में आग भी लग गई, हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। जेनकोब पिकार्डी नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। भारतीय नेवी ने बताया कि हमला मंगलवार रात करीब 11:11 पर हुआ। नेवी के मुताबिक हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें से 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से झटका, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मामले में नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकारी बंगले को खाली करने के मामले में मिले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 18 जनवरी को खारिज कर दी। मोइत्रा ने संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला कई नोटिस के बाद तुरंत खाली करने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल्किस के 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों में से 5 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जेल में सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। उनके वकीलों ने दलील दी है कि सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था, वह 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। इन 5 दोषियों में गोविंद भाई नई, प्रदीप मोरदिया, विपिन चंद्र जोशी, रमेश चंदना और मितेश भट्ट शामिल है। इन दोषियों में से किसी ने भी अपने बेटे की शादी, किसी ने अपने पैर की सर्जरी, किसी ने माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख में एक्सटेंशन मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थप्पड़ मार TTE को रेलवे ने किया सस्पेंड, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस का वीडियो वायरल होने पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे के कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें TTE और यात्रियों के बीच बहस या लड़ाई झगड़े देखे जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15,203 का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें TTE एक यात्री को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इस तरह के व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस के चलते TTE को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, वायरल वीडियो में एक व्यक्ति के पास टिकट नहीं था, उसके पास टिकट नहीं होता देख TTE ने उसको जबरदस्त थप्पड़ मारने चालू कर दिए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कंपनी के मोबाइल फोन बेचे जाते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मोबाइल फोन कंपनी के मोबाइल फोन बिकते हैं तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।